हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ में, जो कि T20 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 वीडियो होने वाला है। और आज का टॉपिक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्ट नंबर 1 की वीडियो में हमने पीडी फर्स्ट पार्ट वीडियो टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो थी उसके अंदर मैकेनिक्स की फर्स्ट पार्ट वीडियो थी, जिसमें हमने मैकेनिक्स के कुछ डायनेमिक्स के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 के अंदर फिर से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फ्लैश हो गया है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पूछा गया है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा। तो देखिए, हमारे पास एक होता है कैपिटल डी, और कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता होना चाहिए। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, फिर एक हमारे पास होता है डी डैश। क्या होता है डी डैश? तो डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डी ओवर डेल वाई। ठीक, अगर आपके पास कहीं पे लिखा दिख जाए डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? तो डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पे डी डैश स्क्वायर लिखा दिख जाए तो इसका मतलब होता है डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। इसी तरीके से डिग्री जैसे रेज होती चली जाएगी, आपके पास यहाँ पर डेल में भी डिग्री रेज हो जाएगी। ठीक है, सपोज दैट आपके पास लिखा है डी रेज टू द पावर एन, तो इसका मतलब क्या है? ये nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी डेल एन ओवर डेल एक्स की पावर एन। ठीक है, इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव डी डैश बाई की पावर एन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये nth पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल एन विद रिस्पेक्ट टू बाई। ठीक है, तो डेल बाई की पावर एन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं आपके पास। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर निकाल के बताइए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से एक नोट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर कैपिटल डी है, कैपिटल डी को हम एम से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास डी डैश है, ठीक है, डी डैश के जितने भी टर्म है, चाहे फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, चाहे nth डिग्री, उन सारे टर्म्स को हम 1 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो डी डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे और कैपिटल डी को हम m से रिप्लेस करेंगे, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे वहाँ पे हमारे पास हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम ब्लैंक पेज लेंगे, फिर आपको समझाएंगे इस इक्वेशन में जो आपसे पूछा गया है ऑक्सिलरी इक्वेशन वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपके पास क्या है? क्वेश्चन में आपको बोला गया है आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। ठीक है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी की आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे पहले इक्वेशन आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। ठीक, आर का मतलब होता है हमारे पास डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर टी का मतलब होता है डेल वाई स्क्वायर। ठीक, इट इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, ये हमारे पास LHS में ले आएंगे बाई के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और हमने जेड को बाहर निकाल लिया। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है हमारे पास? डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को बोलेंगे डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी डैश स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास निकल के आ गया स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्म सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहाँ पर डी है वहाँ पर m लिखेंगे, जहाँ पर डी डैश है वहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यही हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम यहाँ पे निकालेंगे m की वैल्यूज़। ठीक है, m की वैल्यूज सपोज दैट हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी m इजिकल टू प्लस माइनस ए। ठीक, प्लस माइनस ए निकल के आएगी। फिर यहाँ से हम निकालते हैं पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। फिर हम क्या निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और इसी को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो z इजिकल टू CF प्लस PI हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन होता है। ठीक, तो हमसे केवल क्वेश्चन में पूछा गया था ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए ये लिखा है हमारे पास m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन का यहाँ पर मेथड होता है, कैसे निकालेंगे, CF कैसे निकालेंगे उसके भी क्वेश्चंस आ गए हैं, PI कैसे निकालेंगे उसके भी क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, CF PI अगर आपको निकालना आता है तो जनरल सोल्यूशन कुछ नहीं CF प्लस PI से ही दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पर जनरल सोल्यूशन ही पूछ दिया गया, यानी कि आपको CF और PI दोनों निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आपके पास RHS जो है, RHS में हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 0 आ रहा है और जैसे ही RHS 0 हो जाता है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इधर होता है फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश। ठीक है, फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश इज इक्वल टू, ये RHS में होता है फंक्शन ऑफ x कॉमा y। तो यहाँ पर LHS में तो ये देखिए सारे RHT के टर्म है, यानी कि फंक्शन ऑफ d डैश हो गया। लेकिन RHS में LHS में फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश है, लेकिन जब हम RHS की बात करेंगे तो x कॉमा y का कोई भी फंक्शन नहीं, यानी कि 0 दिखा रहा है। और PI हमारा RHS से ही निकलता है, यहाँ से हमारे पास PI निकल के आता है और यहाँ से हमारे पास CF निकल के आता है। ठीक है, तो PI तो हमारे पास ऑलरेडी ही 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास जो Z है वो PI के इक्वल होगा, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। जब भी हमारे पास RHS 0 होता है उस केस में हमारे पास Z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, CF के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है। तो सिंपली हमको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो R किसको रिप्रेजेंट करता है, R हमारे पास होता है d स्क्वायर। ठीक है, S किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास होता है d डैश। ठीक है, और जो t होता है स्मॉल t, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, t इज इक्वल टू होता है d डैश स्क्वायर। ठीक है, ये d डैश स्क्वायर होता है। तो RHT की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी इक्वेशन, ये हमारे पास हो जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर Z कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमारे पास m स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये d डैश चल रहा था तो 2 और d की जगह m रख देंगे और d डैश की जगह 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा, इट इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइडेंटिटी है, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m हो जाएगा, तो यही निकल के आएगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, m की क्या वैल्यू जाएंगी, m इज इक्वल टू आएगा -1 तो यहाँ पर देखिए रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं m की, और जब भी m की रिपीटेड वैल्यूज आती हैं तो उस केस में हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है CF, तो CF कैसे दिया जाएगा, φ1। ठीक है, फंक्शन φ1 बाई प्लस हमारे पास m1x, तो बाई प्लस m1 की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट जो m की वैल्यू आ रही है माइनस आ रहा है तो बाई माइनस x है। अब रिपीटेड वैल्यूज हैं तो यहाँ पर एक बार x बाहर लेंगे, फिर से हम लिख देंगे बाई, ये हमारे पास φ2 फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे φ2 बाई माइनस x, तो ये हमारे पास CF हो जाएगा और यही हमारे पास Z की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें, बाई Z इज इक्वल टू CF φ1 बाई माइनस x, ये भी नहीं है। ठीक है, Z इज इक्वल टू CF प्लस φ1 Z बाई माइनस x प्लस x टाइम φ2 बाई माइनस x, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल सोल्यूशन निकाला जाता है। अगर पी आई हमारे पास 0 है तब सी एफ ई हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर भी फिर से आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन ही पूछी है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, डी की जगह m रख देंगे, तो ये m पावर 4 हो जाएगा, प्लस और d डैश की जगह 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, m पावर 4 प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यूज़ निकल के आएंगी, ठीक है, m की 4 वैल्यूज़ निकल के आएंगी। फिर आप उनको वहाँ से सी एफ निकालेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू सी एफ, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार आपसे पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया है। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसका भी यहाँ पर कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बाई। क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बाई, ठीक है। अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट भी कुछ होंगे, तो x का कोफिशिएंट हम a मान लेंगे, y का कोफिशिएंट b, तो ये फंक्शन ऑफ ax कॉमा बी वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ax कॉमा बी वाई बन जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ ax कॉमा बी वाई हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक। देखिए पी आई के लिए यहाँ पर मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो ax प्लस बी वाई, इसको t के इक्वल पुट कर लेंगे हम, ठीक है, इसको t के इक्वल पुट कर लेंगे और हम यहाँ पर डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री किसकी पता करेंगे, हमारे पास जो ये दिया है फंक्शन ऑफ d कॉमा डी डैश, सपोज दैट इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, n आ रही है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ ए कॉमा वी, यानी कि जो कॉफिशिएंट थे एक्स वाई के ए और बी वो पुट कर देंगे फंक्शन में, ठीक है। तो एफ ए बी की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम उसके बाद कैसे निकालते हैं पी आई, तो यहाँ पर देखिए पी आई निकालने का फार्मूला क्या होता है, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, कितने टाइम इंटीग्रेट करेंगे हम, n टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। फंक्शन ऑफ t हो जाएगा ये, क्योंकि हमने ax प्लस बी वाई को t लेट कर लिया है, तो ये हमारे पास dt की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड होता है हमारे पास निकालने का पी आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ a कॉमा बी है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ a कॉमा बी। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, b इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। क्या निकालना है, एफ ए कॉमा बी निकालना है। तो एफ ए कॉमा बी कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये डेरिवेटिव वाला जो है फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश, ठीक है। तो जहाँ पर डी है, डी को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे और डी डैश को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि डी हमारा जो है ए से रिप्लेस हो जाएगा और जो डी डैश है वो हमारा बी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ए कॉमा बी निकालिए, तो डी स्क्वायर का मतलब कितना है, ए स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना है, ए से रिप्लेस होगा तो 2 हो जाएगा, इंटू डी डैश हमारा कितना, बी से रिप्लेस होगा 3 हो जाएगा, प्लस डी डैश का स्क्वायर, डी डैश मतलब 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, और 12 4 करेंगे 16, 16 9 करेंगे 25, ये हमारे पास 25 आएगा, ठीक है। तो पी आई कैसे निकलेंगे, 1 अपॉन एफ ए कॉमा बी, तो ये 1 अपॉन 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकेंड डिग्री है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर e की पावर 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y को लेट कर लेंगे t के इक्वल, किसके इक्वल लेट कर लेंगे, t के इक्वल। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर t और ये dt स्क्वायर, ठीक है। 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 25। ई का आप कितनी बार भी इंटीग्रेट कीजिए हमेशा ई की पावर टी ही रहेगा और टी की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दीजिए। टी इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये हमारे पास पी आई निकल के आ गया। तो ऑप्शंस मैच कीजिए, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर
ई की पावर 2x प्लस 3y अपॉन 25। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, पी आई। यहाँ पर फिर से आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप फिर से वही मेथड जो हमने आपको बताया है, पी आई इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है। और ए हमारा डी कैपिटल डी को रिप्लेस करेगा और जो बी है वो हमारे पास डी डैश को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद देखिए वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आर हमारे पास क्या होता है, आर होता है डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर का मतलब कैपिटल डी स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर -2s लिखा है, ये कितना लिखा है, -2s। तो -2s का मतलब क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स एस। एस हमारे पास क्या होता है, डी इंटू डी डैश। तो डी इंटू डी डैश करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस टी। अब टी हमारे पास क्या होता है, डी डैश स्क्वायर। अब डी डैश हमारे पास 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अब यहाँ पर सेकेंड डिग्री की है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। फिर साइन और इसके अंदर जो ax प्लस बी वाई लिखा है इसको t लेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास साइन t हो जाएगा और ये हमारे पास dt स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये 4 + 9 13 होगा और 6 2 जा 12, 13 - 12 करेंगे 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 2 बार इंटीग्रेट करेंगे साइन t का, तो हमारे पास ये हो जाएगा। पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन t का हमारे पास क्या होता है, हो जाएगा -cos t। ठीक है, ये dt हो जाएगा। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा और cos का हमारे पास क्या हो जाएगा, sin t। ठीक है, तो -sin t निकल के आया है और -sin t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हमारे पास 2x + 3y हो जाएगा। तो यही हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, -sin 2x + 3y, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, एक बार रीड आउट करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा गया है। तो पार्ट ऑफ CF कैसे निकालेंगे, d³ तो यहाँ पर m³ हो जाएगा। ठीक है, m³ हो जाएगा, -4d² है तो ये m² हो जाएगा, d डैश तो 1 ही हो गया, प्लस 4m हो जाएगा = 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे, जब m कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m² - 4m। ठीक है, m² - 4m + 4 = 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आइदर या तो हमारे पास m = 0 होगा, तो पहला हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया है m की। ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, m² - 4m + 4 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा m की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, m² - 2m - 2m फैक्टराइज कर लिया हमने, + 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास m - 2 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो फिर से हमारे पास m - 2 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा m - 2 और ये हो जाएगा m - 2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, m = 2, 2। ठीक, तो हमारे पास 2 वैल्यूज ये निकल के आए हैं। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे CF, तो CF = क्या हो जाएगा, 5 1 और ये हमारे पास क्या होगा, बाई प्लस m1x। तो बाई प्लस m1 हमारे पास क्या आ रहा है, m1 तो 0 है तो ये तो हमारे पास सिंपली 5 बाई बचेगा, प्लस अब ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं तो रिपीटेड रूट्स के लिए पहले तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 बाई प्लस 2x हो जाएगा, प्लस अब एक x और बढ़ जाएगा, बाकी ये ऐसे ही लिखे रहेगा 5 3 के साथ। ठीक है, फंक्शन थर्ड फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 5 3 बाई प्लस 2x, ये हमारे पास CF हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए RHS हमारे पास 0 है। अब RHS अगर 0 है तो यही हमारे पास जनरल सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो Z = CF 5 1 बाई प्लस 5 2 बाई 2x प्लस x टाइम 5 3 बाई प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5 1 + 5 2 ये भी गलत है, 5 1 बाई प्लस 5 2 बाई प्लस 2x। देखिए ऑप्शन नंबर जो
सेकंड है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछी गई है। तो आर का मतलब होता है डी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2m² हो जाएगा। ठीक, एस का मतलब होता है डी डैश, तो प्लस 5m हो जाएगा। ठीक है, और टी का मतलब होता है डी डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 = 0। तो 2m² + 5m + 2 = 0, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 2m² + 5m + 2, सॉरी यहाँ पे 1 आ रहा है लेकिन हमारे पास 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है द जनरल सोल्यूशन। यहाँ पर आपसे इसका जनरल सोल्यूशन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कोई नहीं दिए गए, यानी कि सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी की जगह सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, डी की जगह m रख दीजिए, तो m की पावर 4 - 1 = 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m² का स्क्वायर -1² = 0। यहाँ से a² - b² की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा m²। ठीक है, थोड़ा क्लियरली लिखें हम यहाँ पर, ये हो जाएगा m² a - v, तो m² - 1 a - b हो गया a + v, m² + 1 = 0। ठीक, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा m² = 1 और क्या निकल के आएगा, m² = -1। ठीक है, क्वांटिटी हमारी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा m - 1 और ये हो जाएगा m + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से जब रूट्स निकालेंगे तो m = 1 आएगा और एक -1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास चारों रूट्स निकल के आ गए। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पर m1 की बात करें, m1 हमारे पास 1 हो जाएगा। m2 की बात करें तो m2 - 1 हो जाएगा। m3 की बात करें तो m3 हमारे पास आयोटा हो जाएगा। m4 की बात करें तो m4 हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर आप इसका जनरल सोल्यूशन देंगे तो z = CF हो जाएगा, क्योंकि RHS हमारे पास 0 है। तो CF क्या हो जाएगा, 5 बाई प्लस m1x, तो बाई प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 बाई प्लस m2x, तो ये हमारे पास -x हो जाएगा, प्लस 5 ठीक है, 5 बाई प्लस आयोटा x हो जाएगा, और जो हमारे पास 5 होगा, ठीक है, प्लस 5 ये हमारे पास हो जाएगा बाई माइनस आयोटा x। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा जो आपसे यहाँ पर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, द ऑपरेटर। अब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट स्टार्ट हो जा रहा है, और यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट में आपको पहला का जो पार्ट था, पार्ट 1 वीडियो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहाँ पर भी हमने ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस कराए थे, जहाँ पर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक, सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना है कि कौन सा नेचर होगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारे पास होता है AR + BS + CT प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, और ये हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। कितने हों, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे उसके लिए फिर एक मैट्रिक्स मेथड है आइगन वैल्यू वाला, तो वो हम यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें पूछा जाएगा, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो r + s + t यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a की वैल्यू कितनी होगी, r का कॉफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगी, c की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे b² - 4ac, तो b² हो जाएगा 1 - 4 = -3 हो जाएगा। लेस देन 0 है, और लेस देन 0 पे ये एलिप्टिक होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक होता है, इक्वल टू 0 पे पैराबोलिक। तो ये ऑपरेटर हमारे पास एलिप्टिक होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास a की वैल्यू, r का कॉफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू जो कि s का कॉफिशिएंट 0 है, t की वैल्यू जो हमारे पास
सॉरी टी की वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, टी का कॉफिशिएंट हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, टी का कॉफिशिएंट टी भी 0 है हमारे पास, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ निकल के आ गई, फिर यहाँ से निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर 0 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। इट इम्प्लाइज ये पैराबोलिक नेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, फिर से यहाँ पर ऑपरेटर दिया है, आपको क्या करना है, अब इस बार कंडीशन पता करनी कि ये पैराबोलिक कब होगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू निकालेंगे, आर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या है, एस का कॉफिशिएंट 3 दिया है, और सी इज इक्वल टू टी का कॉफिशिएंट हमारे पास एक्स दिया है। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 4a कितना है एक्स स्क्वायर, और सी एक्स है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये निकल के आया हमारे पास। तो ये पैराबोलिक कब होगा, तो पैराबोलिक ये कब होगा, जब ये इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारे पास 4x क्यूब इज इक्वल टू 9 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 4x क्यूब इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास यही क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना है, और एलिप्टिक कब होगा ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर ए हमारे पास आर का कॉफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू निकालेंगे जो कि आर के बाद एस आता है, तो एस का कॉफिशिएंट एस है नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास सी की वैल्यू जो कि टी का कॉफिशिएंट होता है, तो टी का कॉफिशिएंट यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारे पास 0 है, माइनस 4 टाइम्स ac, तो यह हो जाएगा माइनस 4x। अब ये पूछ रहा है एलिप्टिक कब होगा, ये एलिप्टिक कब होगा, जब हमारे पास ये लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। अब ये लेस देन 0 कब होगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड पे, ठीक है। दोनों साइड पे क्या कराएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब 4 जैसे ही हमारे पास कहाँ जाएगा, RHS में, तो ये x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी तो आपने पढ़ी होगी, जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास लेस देन जो साइन होता है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन वाला साइन किस में, लेस देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ईजिली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ये हाइपरबोलिक कब होगा। अब पीडी देखिए सेम है हमारे पास। अब ये हाइपरबोलिक कब होगी, तो यहाँ पर फिर से लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा माइनस 4x। अब ये हाइपरबोलिक कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें क्या करना, माइनस साइन हटाना है, तो इट इम्प्लाइज माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4x अब ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज x लेस देन 0। तब इस केस में ये हमारे पास हाइपरबोलिक होगा। क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। तो x लेस देन 0 इसका आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर्स लिखे हैं, तो x लेस देन 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो पहला लिखा है हाइड हो गया है, तो ये x लेस देन 0 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है क्लासीफाई द ऑपरेटर। अब यहाँ पर ऑपरेटर को क्लासीफाई करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो पहला है x डेल टू u ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, फिर डेल टू u ओवर डेल वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ पर डेल u ओवर डेल एक्स भी है। अब डेल u ओवर डेल जेड भी आ रहा है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पर x बाई जेड 3 के टर्म में आ रहे हैं। तब इस केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो गया, y भी हो गया, z भी हो गया, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर u हो गया है। अब जब जैसे ही 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसके लिए हम एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स a से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये कैसे लिखी जाती है, a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो कॉफिशिएंट होते हैं स्मॉल u, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं u(x)(x), u(xy), u(xz), उनके जो कॉफिशिएंट होंगे उनको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर होता है u(x)(x) कैपिटल, यानी कि स्मॉल u(x)(x) का कॉफिशिएंट, फिर यहाँ पर स्मॉल u(xy) का कॉफिशिएंट, फिर यहाँ पर स्मॉल u(xz) का कॉफिशिएंट, फिर सेकेंड रो में बाई के लिए होता है तो बाई से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल u (x) का कॉफिशिएंट, फिर
स्मॉल बाई का कॉफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर, फिर स्मॉल बाई जेड का कॉफिशिएंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर जेड के लिए थर्ड रो हो जाएगी तो स्मॉल जेड एक्स का कॉफिशिएंट, फिर स्मॉल जेड बाई का कॉफिशिएंट, फिर स्मॉल जेड जेड का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जितने भी कैपिटल यूज हैं, कैपिटल यू आईज, ये हमारे पास सारे क्या हैं, कॉफिशिएंट हैं, ये हमारे पास कॉफिशिएंट हैं। ठीक है, आप इनको पार्शियल डेरिवेटिव मत समझना, ये हमारे पास कॉफिशिएंट सारे लिखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, फिर उसकी एक मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स लिखने के बाद हम आइगन वैल्यूज पता करेंगे और आइगन वैल्यूज से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें हमारे पास स्मॉल यू एक्स का कॉफिशिएंट, तो कैपिटल यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। फिर स्मॉल यू बाई का कॉफिशिएंट यानी कि कैपिटल यू बाई हमारे पास 2 है। फिर यहाँ पर कैपिटल यू जेड ये तो हमारे पास 0 है। जेड का कोई टर्म दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड के टर्म नहीं दिख रहे, तो हमारे पास यू जेड एक्स ये भी 0 हो जाएगा और कैपिटल यू जेड बाई ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनका यूज करना है और मैट्रिक्स बनानी है। केवल इनको देख करके मैट्रिक्स बनाने के बाद आइगन वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रो एक्स के लिए होगी तो यू एक्स तो 1 हो जाएगा, यू एक्स वाई 0 है, यू एक्स जेड दिख रहा है तो वो भी 0 है, नहीं है। ठीक है, फिर बाई के लिए स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल यू बाई एक्स, तो बाई एक्स हमें नहीं दिख रहा कहीं पर भी, केवल इतने ही वैल्यूज़ गिवन में हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यू बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाई वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, बाई जेड वो भी नहीं गिवन में है तो बाई जेड भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और जेड की सारी वैल्यू देखिए 0 हैं, यू जेड एक्स जेड वाई जेड तो ये 0 0 0, ये हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट की बात करें तो हमारे पास 0 हो जा रहा है। देखिए एक कॉलम हमारा पूरा 0 है। अब जैसे कोई रो या कोई कॉलम 0 होता है तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू यानी कि 1 लैम्डा हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो एक आइगन वैल्यू कम से कम 0 होगी। अब जैसे एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तब उस केस में हम बोल सकते हैं इसका नेचर होता है पैराबोलिक नेचर। क्या होता है, इसका नेचर पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो हमारे पास पैराबोलिक कब होगा, जब हमारे पास कम से कम एक लैम्डा की वैल्यू 0 आए, यानी कि एक आइगन वैल्यू अगर 0 है तब उस केस में हमारे पास पैराबोलिक नेचर होता है। तो गिवन जो यहाँ पर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए थी, ये हमारे पास पैराबोलिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम क्वेश्चन आपके पास, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है, कंसेप्ट वही है। फिर से हम यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स बनाएंगे यू एक्स तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। फिर एक्स बाई एक्स जेड देखिए एक भी टर्म नहीं आ रहा है तो यानी कि ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक, फिर बाई से स्टार्ट करेंगे तो बाई एक्स का भी टर्म नहीं आ रहा तो ये 0 हो जाएगा। बाई वाई का टर्म आ रहा है, इसका कॉफिशिएंट 2 है और बाई जेड नहीं दिख रहा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर जेड के लिए स्टार्ट करेंगे तो यू जेड एक्स हमारे पास नहीं दिख रहा है तो उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। जेड वाई भी नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। जेड का कॉफिशिएंट 3 है तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए पहली रो जो होती है एक्स के लिए होती है, सेकंड रो बाई के लिए होती है, थर्ड रो हमारे पास जेड के लिए होती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ पता करेंगे। अब ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स के जितने भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे पास लैम्डा होते हैं, यानी कि आइगन वैल्यूज़। तो लैम्डा 1 = 1 हो जाएगा, लैम्डा 2 = 2 हो जाएगा, लैम्डा 3 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इन सारी वैल्यूज़ को हमने पता कर लिया है। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है, अगर आपके पास लैम्डा 0 नहीं आ रहा तो या तो हाइपरबोलिक होगी या फिर एलिप्टिक होगी। अब हाइपरबोलिक और एलिप्टिक कब होती है, अगर हमारे पास सारी आइगन वैल्यूज़ सेम साइन की हैं और नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं है, अगर नॉन जीरो हैं और सेम साइन की हैं, मतलब सारी या तो पॉजिटिव हो या सारी नेगेटिव हो, तो एलिप्टिक नेचर होता है। यहाँ पर सारी नॉन जीरो हैं और सारी सेम साइन की हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये एलिप्टिक नेचर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका नेचर वाई हमारे पास एलिप्टिक हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम यहाँ पर फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे। यू एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, यू एक्स वाई दिख रहा है ये 2 है, यू एक्स जेड दिख रहा है ये 3 है हमारे पास। फिर यू बाई एक्स नहीं दिख रहा तो 0 हो जाएगा, बाई वाई दिख रहा है
बाई वाई भी हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो बाई वाई भी हमारे पास 0 हो जाएगा। बाई जेड जरूर दिख रहा है तो इसका कोफिशिएंट 4 है। फिर जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एक्स भी हमको नहीं दिख रहा तो ये भी 0 हो जाएगा। जेड वाई नहीं दिख रहा, ये भी 0 हो जाएगा। जेड जेड दिख रहा है तो इसका कोफिशिएंट 5 है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास, कलर में चेंज कर लूँ, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारी देखिए वैल्यू जितनी भी लिखी हैं एंट्रीज, वो सारी नॉन जीरो हैं, यानी कि अपर ट्रायंगुलर बना रही हैं, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सारी मैट्रिक्स जो होती हैं इनकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? इनकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हीं के एलिमेंट्स को हम आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स देख लीजिए, वही हमारे पास क्या हो जाएंगी? आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ क्या निकल के आएंगे? इसके डायगोनल के एलिमेंट्स। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लैम्डा 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। और लैम्डा 3 की बात करें तो लैम्डा 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंटू, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट से एक्सपेंड कर दे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो गया। बाकी तो सारे 0 हैं ही, तो 0 + 0, फाइनली हमारे पास डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया यानी कि एटलीस्ट एक लैम्डा तो 0 रहा होगा, जो कि हमारे पास लैम्डा 2 आ गया है। तो जैसे ही एक लैम्डा 0 मिलता है उस केस में ये पैराबोलिक नेचर हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक नेचर हो गया हमारे पास, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्लासीफाई द ऑपरेटर। फिर से यहाँ पर ऑपरेटर क्लासीफाई करना है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए कॉफिशिएंट हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो 1 बाय 1 सारे कॉफिशिएंट देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो यू एक्स एक्स दिख रहा है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। एक्स वाई आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 0 हो जाएगा। एक्स जेड दिख रहा है कहीं पे? एक्स जेड भी नहीं दिख रहा, तो 0 हो जाएगा। फिर बाई से स्टार्ट करते हैं। बाई एक्स का कॉफिशिएंट 1 है। बाई दिख रहा कहीं पे? नहीं दिख रहा, तो 0 हो जाएगा। फिर बाई जेड दिख रहा कहीं पे? तो बाई जेड भी कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एक्स, तो जेड एक्स 1 है। जेड वाई का कॉफिशिएंट 2 है। जेड जेड का कॉफिशिएंट 3 है, ठीक। अब आपको यहाँ से फिर से दिख रहा होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए इसके जो लैम्डाज होंगे। लैम्डा 1 क्या होगा हमारे पास? लैम्डा 1 हो जाएगा। लैम्डा 2 0 हो जाएगा। लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे लैम्डा 2 यहाँ पर 0 आ रहा है, जैसे लैम्डा वैल्यू 0 आती है हमारे पास पैराबोलिक हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हमेशा ही अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल पैराबोलिक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ पर हमारे पास अगर इस 0 की जगह हम सपोज दे 2 ले लेते, 0 की जगह 2 ले लेते तो हमारे पास ये लैम्डा 2 हो जाता, तब उस केस में हमारे पास ये पैराबोलिक नहीं होता। तब उस केस में ये हमारे पास सारे नॉन जीरो हैं सेम साइन के, तब एलिप्टिक हो जाता। अगर इसी 2 की जगह -2 ले लेते तो ये लैम्डा 2 -2 हो जाता, और जैसे ही -2 होता है तब उस केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर सारे नॉन जीरो हैं और कम से कम एक हमारे पास अलग साइन का है एक्सेप्ट 1, यानी कि ऑल हैव सेम साइन एक्सेप्ट 1, तब उस केस में ये हमारे पास हाइपरबोलिक होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये पैराबोलिक है इस केस में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपके पास क्लासीफाई ही करना है, तो आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यू एक्स एक्स से स्टार्ट करेंगे, तो एक्स एक्स का कोएफिशिएंट -1 है। एक्स वाई दिख रहा है? नहीं है, तो 0। एक्स जेड भी नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम आएंगे बाई से, तो बाई एक्स का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, 0 है। बाई वाई का कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है। बाई जेड भी नहीं दिख रहा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एक्स दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। जेड वाई भी नहीं दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। जेड जेड दिख रहा है, अब ये जेड जेड हमारा पास LHS में होना चाहिए, ये RHS में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे LHS में लाएंगे तो इसका कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा, तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सारे लैम्डाज क्या हैं? लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लैम्डाज नॉन जीरो हैं और साथ ही साथ सेम साइन के हैं, ठीक है। तो जैसे ही नॉन जीरो और सेम साइन के होते हैं उस केस में हमारे पास ये एलिप्टिक होती है। कैसी होती है? एलिप्टिक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो एलिप्टिक नेचर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की
T20 MCQ सीरीज़ का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो x का कोफिशिएंट -1 है, x बाई का कोफिशिएंट 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, -1 0। अब ये -1 है, इस -1 को हम लाएंगे LHS में, तो ये प्लस का UZ हो जाएगा। तो जैसे ही प्लस होगा तो इसका कोफिशिएंट +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। तो ये 0 0, अब ये हमारे पास +1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लैम्डाज क्या निकल के आए हैं? λ1 = λ2 = -1 आ गया, और λ3 = हमारे पास +1 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा देखिए सारे, पहली बात तो नॉन जीरो है, लेकिन एक्सेप्ट 1, इस एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी λ1 λ2 तो सेम साइन के हैं ही, लेकिन जो λ3 है उसका साइन अपोजिट है। तो अगर एक्सेप्ट 1 हमारे पास अपोजिट साइन का होता है तब उस केस में ये हाइपरबोलिक नेचर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास हाइपरबोलिक नेचर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो मैंने आज डिस्कस किए। इसके बाद T20 MCQ सीरीज पार्ट नंबर 4 वीडियो के अंदर हम मैकेनिक्स टॉपिक लेकर के आएंगे, जो कि मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2 वीडियो होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज की T20 MCQ सीरीज़ के अंदर मैंने कोई भी मिस्टेक की है तो प्लीज़ आप उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका करेक्शन पिन कर सकूं और सभी स्टूडेंट इसको देख सकें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी यहाँ पर करेक्शन करना है तो उसका भी कमेंट आप कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।